तो बेटा एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। ये चैप्टर आपका 8 है, ठीक है। 7 चैप्टर हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं बिजनेस के, ठीक है ना। कुछ चैप्टर बड़े थे, कुछ छोटे थे, हमने सारे निपटा दिए। तकरीबन तकरीबन 7 चैप्टर हमने निपटा चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारा 8वां चैप्टर है जो कि नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के ऊपर है, और ये जहां तक है 2 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक नहीं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी सब ऐसी है, ठीक है, छोटा मोटा है, ज्यादा कंटेंट भी नहीं है इसमें, ठीक है। जितना पढ़ाऊंगा उतने में ही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना बेटा। नियंत्रण होता क्या है? इसका नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को, यानी जो अभी आपके एक्चुअल जो रिजल्ट है उसको इच्छित परिणामों के, यानी जो आप चाहते हो उसके, देखो जो आपकी चाहत है, आपकी जैसे मान लो आपके डिजायर जो है, इच्छा जो चाहत है वो आपके 5 बर्गर खाने की, कितने बर्गर खाने की? 5 बर्गर। तो डिजायर्ड जो है यानी इच्छित हुए 5 और एक्चुअल में आप खा पाए 3, ठीक है ना। तो गैप क्यों आया? इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, यही आपका नियंत्रण है कि इसको कैसे मैं उसको 5 के बराबर ला सकता हूं। बात समझे? जैसे आपने बोला कि मैं 100 गुड्स बने, 100 जो है वस्तुएं बनाऊंगा, मगर आप सिर्फ 990 बना पा रहे हो, सॉरी आप सिर्फ 90 बना पा रहे हो। आपको आपने 100 का टारगेट रखा है, मगर आप क्या सिर्फ 90 ही गुड्स बना पा रहे हो, तो 10 क्यों नहीं बना पा रहे हो? उस 10 को 100, उस 90 को 100 पे कैसे लेके जाओगे? यही नियंत्रण है, नहीं किस तरह से कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? तो उसने बोला नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को, यानी जो एक्चुअल जो रिजल्ट है उसको इच्छित परिणामों को, यानी डिजायर्ड रिजल्ट के नजदीक लाना है, कि कैसे हम उसको पूरा कवर कर सके। क्लियर? नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, ये आपको पता है, ये अंतिम कार्य है, क्योंकि पहला कार्य आपका नियोजन था, फिर संगठन था, फिर नियुक्तिकरण था, फिर निर्देशन था, जो कि हम सारे पढ़ चुके हैं, और अब लास्ट जो है वो आपका क्या आ गया? नियंत्रण आ गया। तो डेफिनेशन समझना बेटा, नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना है। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन के बाद आता है। क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट डाउन करो बेटा यहां तक, ठीक है ना। पहले डेफिनेशन हमने अच्छे से क्लियर कर लिए। अब दूसरी बात जो इसमें आती है बेटा, वो आती है नियंत्रण की विशेषताएं, कि नियंत्रण की विशेषताएं क्या है। तो देखो एक तो बेसिक सा पॉइंट है, नियंत्रण प्रबंध का एक कार्य है, नियंत्रण प्रबंध का एक कार्य है। क्लियर हो गया? नियंत्रण सर्वव्यापक क्रिया है, यानी सभी जगह इसकी जरूरत पड़ती है। 2 पॉइंट सीधे सीधे हो गए। नियंत्रण जो है एक सतत कार्य है, सतत मतलब जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो उसने बोला नियंत्रण निरंतर चलने वाली क्रिया है, निरंतर चलने वाली क्रिया है, अर्थात नियंत्रण जो है सतत कार्य है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कर दिया तो बस कल जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं बेटा, इसकी रोज जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसने बोला, तो उसने बोला नियंत्रण प्रबंध का एक कार्य है, नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली, निरंतर लगातार चलने वाली एक क्रिया है, अर्थात नियंत्रण सतत कार्य है। नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रारंभ व अंत दोनों है, ये प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रारंभ और अंत दोनों है। नियंत्रण एक सर्वव्यापक क्रिया है। नियंत्रण परिणामों से संबंधित है, यानी रिजल्ट से संबंधित होता है। और नियंत्रण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही किया जाता है, यानी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, पूरा करने के लिए नियंत्रण किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना है। मैंने एग्जांपल दिया कि आप एक दिन में अगर मान लो आप चाहते हो कि 100 गुड्स बनाओ, यानी 100 वस्तुएं बनाना चाहते हो, मगर आप बना पा रहे हो सिर्फ 90, तो जो 10 का गैप है उसको फिल करना है। कैसे मैं उस 90 को 100 पे लेके आ पाऊंगा, लेके आ सकता हूँ, 90 को 100 में कन्वर्ट करना मुझे, तो वो बिल्कुल नजदीक लाना है कि 95, 97, 99, बिल्कुल 100 के बिल्कुल करीब लाना मुझे। तो वही आपका नियंत्रण है। जितना अच्छा नियंत्रण करोगे उतना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, और जिसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण एवं निर्देशन के बाद किया जाता है। उसके बाद मैंने कहा नियंत्रण की विशेषता, नियंत्रण जो है प्रबंध का एक कार्य है, सबको पता है। नियंत्रण जो है निरंतर चलने वाली क्रिया होती है, अर्थात नियंत्रण जो है सतत कार्य है। नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रारंभ व अंत दोनों है, स्टार्टिंग भी और एंड भी। कंट्रोलिंग हर जगह चाहिए होती है, शुरू में भी और अंत में भी। नियंत्रण एक सर्वव्यापक, हर जगह दिखने वाला क्रिया है। नियंत्रण परिणामों से संबंधित होता है, और नियंत्रण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्लियर हो गया? तो 2 पॉइंट हमने अच्छे से इसको समझ लिया, यानी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है नियंत्रण का महत्व। नियंत्रण का महत्व क्या है? तो नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को, या संगठनात्मक जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी जो संगठन के उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने में ये सहायता करता है। बहुत आसान पॉइंट है। नंबर 2, यह संसाधनों का कुशलतम उपयोग, यानी संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग हो सके, ये संभव बनाता है, उसमें सहायक होता है। क्लियर?
ये कर्मचारी अभिप्रेरणा यानी कर्मचारी को मोटिवेशन, यानी कर्मचारी के मोटिवेशन में सुधार लाता है, यानी और अच्छा मोटिवेशन लेके आता है। ये प्रमापों की शुद्धता की जांचने में सहायक, यानी प्रमाप होते हैं स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किया हुआ है कि मुझे इतना चाहिए, ये मेरे स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड को जांचने के, उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में ये सहायक होता है। तो प्रमापों की शुद्धता को जांचने में क्या होता है, सहायक होता है। उसके अलावा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में सहायक होता है, और संगठन में व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करता है कि संगठन में अच्छे तरीके से व्यवस्था है या नहीं है, अनुशासन है या नहीं है। तो क्या है नियंत्रण के महत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नियंत्रण का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियंत्रण का महत्व यह है कि यह नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार लाता है, कर्मचारियों के मोटिवेशन में सुधार लाता है। संसाधनों के अनुकूलतम या कुशलतम प्रयोग में सहायक होता है। प्रमापों यानी जो स्टैंडर्ड, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, क्वालिटी सेट कर रखी है, तो स्टैंडर्ड की शुद्धता को जांचने में सहायक है। प्रमापों की शुद्धता को जांचने में सहायक है। समन्वय स्थापित यानी कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बैठाने में सहायक है, और संगठन में व्यवस्था एवं अनुशासन जो होता है उसको सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर अनुशासन, डिसिप्लिन है या नहीं, अनुशासन है या नहीं है, व्यवस्था है या नहीं है, वो देखने के मतलब उसके लिए हेल्पफुल है। ये क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लो बेटा यहां तक। अब आगे देखिए बेटा, नियंत्रण की प्रक्रिया, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण की प्रक्रिया यानी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। क्लियर? तो उसने यहां पे बोला है प्रगति प्रमापों का निर्धारण। सबसे पहले प्रगति प्रमापों का निर्धारण करना है। बेटा ध्यान से देखना, इस प्रक्रिया को पहले तो लाइन बाय लाइन याद करना है, और दूसरा इसको बना के लिखना है। जो मैं बोल रहा हूं अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप इसको बना के भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसने बोला प्रगति प्रमापों का निर्धारण। प्रगति प्रमापों का निर्धारण का मतलब होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड ना सेट करना है कि आपको क्या अचीव करना है। जैसे आप अभी मान लो क्लास 12th में हो, आप सोच रहे हो बिजनेस में हम ना कैसे भी करके 97 नंबर लेके आएंगे, मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे बिजनेस में 97 लेके आने हैं, तो उसे कहते हैं प्रगति प्रमापों का निर्धारण। यानी आपने जो प्रगति मतलब परफॉर्मेंस मान लो ना, तो प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड, तो एक आपने परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया कि परफॉर्मेंस मेरे इतना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेरा होना चाहिए, 97 नंबर में अचीव कर सकता हूं। क्लियर? फिर वास्तविक प्रगति का मापन। अब फिर देखो कि वास्तव में यानी वास्तविक मतलब रियल में आप कितना लेके आए। तो आप लेके आए मान लो 90 नंबर, कितना नंबर, 90 नंबर आप लेके आए। तो पहले आपने क्या करा, सेट करा प्रगति प्रमापों का निर्धारण, यानी इसके अंतर्गत संगठन में क्या है, प्रमाप निश्चित कर दिए जाते हैं कि आपको क्या अचीव करना है। क्लियर? और उसके बाद दूसरे में वास्तविक प्रगति का मापन, मतलब जो एक्चुअल में हुआ, फिर उसको मापा जाता है कि एक्चुअल में हुआ कितना। अब मैंने बताया जैसे आपको अचीव करने थे 97, आए आपके 90, ठीक है। फिर आप वास्तविक प्रगति की यानी जो वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना करोगे। इसके जब आपने तुलना करी तो आपने देखा यार 97 चाहिए थे, 90 आपको मिला, आपने तुलना करी तो इससे आपको पता चला कि यार यहाँ पे तो गैप आ गया बेटा, कितना आपको कम मिला, 7 नंबर कम मिला। ये आपने विश्लेषण किया। फिर उसके बाद विचलन देखा बेटा, विचलनों का विश्लेषण, यानी जो 7 नंबर का जो विचलन हुआ है यानी डेविएशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना, इसका क्या कारण रहा है, इसको आप इसका विश्लेषण करोगे, इसका एनालिसिस करोगे। देखो सबसे पहले आपने क्या करा, प्रगति प्रमापों का निर्धारण। आपने पहले अपने जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे कि आपने कितना अचीव करना है, यानी संगठन कहता है कितना आपको क्या चाहिए, आपने वो सेट करा, निर्धारण करा। उसके बाद आपने वास्तविक प्रगति का मापन किया कि वास्तव में एक्चुअल में हुआ कितना, फिर आपने वो देखा। फिर दोनों को यानी वास्तविक प्रगति का जो प्रगति प्रमाप था उससे तुलना करी, यानी वास्तविक परफॉर्मेंस का, वास्तविक परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी, ठीक है ना, उसके साथ आपने तुलना करी, ठीक है। तुलना करके जो विचलन है, विचलन मतलब डेविएशन जो 7 का आया था, फिर वो देखा आपने और उसका विश्लेषण किया, ठीक है। और फिर उसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही की, मतलब कि क्या क्या करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, ठीक है। फ्यूचर मतलब इनकेस कभी आगे किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाओ तो ऐसी गलती ना हो, आपने क्या वो मतलब चीज आपने वो छोड़ी जिससे आपको दिक्कत हुई,
है ना। तो ऐसे संगठन भी देखता है कि क्या मैंने ऐसी गलती की जिससे प्रोडक्शन कम हुआ, अब मैं इसको क्या करूंगा आगे फ्यूचर में क्या करूंगा बढ़ाऊंगा, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें प्रोडक्शन का नहीं वस्तु उत्पादन का लिखिए, आपको 100 वस्तु उत्पादित करनी थी ऐसे हुआ, फिर आप समझा सकते हो उसको। क्लियर। तो लाइन बाय लाइन प्रगति प्रमापों का निर्धारण सबसे स्टैंडर्ड सेट हुआ। वास्तविक प्रगति का मापन वास्तव में क्या हुआ फिर वो देखना है। वास्तविक प्रगति का प्रमापों से तुलना करनी है, स्टैंडर्ड से तुलना करनी है, फिर विचलनों का विश्लेषण करना है और फिर सुधारात्मक कार्यवाही करना है, करेक्टिव एक्शंस लेने, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है ना। आगे प्रमापों के प्रकार, प्रमाप दो तरह के मिलेंगे बेटा आपको, संख्यात्मक प्रमाप और गुणात्मक प्रमाप। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो गया, ऐसे प्रमाप जिन्हें आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब जिनको आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी, ठीक है ना, उसको हमने क्या बोला, जिनको आंकड़ों के रूप में प्रकट किया जाता है वो आपका संख्यात्मक प्रमाप हो गया। और गुणात्मक वाला कौन सा होगा, जिन्हें आंकड़ों के रूप में जो है प्रदर्शित यानी प्रकट नहीं किया जा सकता, वो आपका कौन सा हो गया, गुणात्मक प्रमाप हो गया। तो जिनको आंकड़ों के रूप में प्रकट कर सकते हैं वो संख्यात्मक, जिनको आंकड़ों के रूप में प्रकट नहीं कर सकते वो गुणात्मक। क्लियर। प्रमापों के आधार, ये बेटा एक नंबर के लिए, खाली एक नंबर, यहीं तक सही था, ये एक नंबर के लिए, खाली एक नंबर के पता होना चाहिए। चार आधार होते हैं, मात्रा के आधार पर, किस्म के आधार पर, समय के आधार और लागत आधार। ठीक है, तो चार आधार होते हैं, मात्रा आधार, किस्म आधार, समय आधार और लागत आधार। फिर आपसे कोई पूछेगा विचलन कैसे हो सकते हैं, तो विचलन बेटा दो तरह के हो सकते हैं, नकारात्मक जिसको ऋणात्मक विचलन भी कहते हैं, नकारात्मक जिसको हम ऋणात्मक विचलन भी कहते हैं, और दूसरा होता है धनात्मक विचलन। ठीक है, नकारात्मक विचलन वो होता है जब आपका वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से कम आता है। वास्तविक कार्य 90 प्रमापित था आपका, यानी स्टैंडर्ड जो सेट था 97 था, तो आपका वास्तविक वाला कम आ गया। तो जब वास्तविक कम होता है, ठीक है, आपने जो सोचा था उससे कम होता तो वो नकारात्मक होता है। मगर जब वास्तविक वाला ज्यादा हो जाता है प्रमापित से, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं धनात्मक। यानी आपने सोचा था कि आपके 97 आपको लाने हैं, आपके आगे 99, कितना आगे 99, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा आगे, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया होगा। फिर आप उस चीज को देखते हो आपने एक्स्ट्रा क्या किया जिससे आपको ज्यादा उत्पादन हो रहा है, आपके यहाँ ज्यादा नंबर आ रहे हैं, आपको क्या करा आपने। जब आपको वो चीज पता चल जाएगी आप फिर आगे वही फॉलो करोगे। तो इसमें नकारात्मक विचलन वो विचलन होता है जिसमें वास्तविक कार्य, इसको आप बना के लिख सकते हो, शॉर्टकट मारा देखो, नकारात्मक विचलन से अभिप्राय उस विचलन से है जिसमें वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया। इसको ऋणात्मक विचलन भी कहते हैं। जबकि धनात्मक विचलन वो विचलन होता है जिसमें वास्तविक कार्य प्रमापित यानी जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया हमारा, और इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारात्मक वालों को ध्यान देना है फिर इसको सुधारना है, बेटा इसको भी ध्यान देना है, बट इसको सुधारना नहीं है। इसको ध्यान देकर के हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमने क्या ऐसा किया जिससे हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे थे, फिर हम उसको देख करके उसमें और भी थोड़ा सुधार करके, ताकि मैं 99 की जगह 100 ही कर दूं उसको अब। ठीक है, थोड़ा और सुधार भी कर सकते हो, और इस पे ध्यान देना ताकि आगे क्या ऐसे ही मेंटेन रहे, ज्यादा नंबर आते रहे। ठीक है, थोड़ा सुधार आप कर सकते हो चाहे तो। ठीक है ना। तो ये आपका था नियंत्रण कंट्रोलिंग पार्ट 1, और बेटा इसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें क्या है जो बचा कुचा वो खत्म कर दूंगा। क्लियर, नोट डाउन कर लो।